हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे 1848 में लिबरल्स ने जर्मन रीजन्स में रेवोल्यूशन की शुरुआत करी नेशनल यूनिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, जिसके बाद उन्होंने मिलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि वो कौन-कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से कुछ समय बाद ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर हो गया, और साथ ही साथ हम समझेंगे विमेन के रोल के बारे में इन लिबरल मूवमेंट। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स पार्ट 2। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहां पर हम उन रीजंस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा द लिबरल मूवमेंट विमेन्स रोल, जहां पर हम विमेन के रोल के बारे में पढ़ेंगे इन द लिबरल मूवमेंट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे 1848 में सभी जर्मन रीजन्स की पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर्स साथ में आते हैं और मिलकर फिर वो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो सभी मेंबर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अब जर्मन नेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि संविधान भी होगा और एक राजा भी होगा, लेकिन राजा की जो पावर्स होंगी वो लिमिटेड होंगी। और फिर वो सभी मिलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफर करते हैं, क्राउन को ऑफर करते हैं टू द किंग ऑफ प्रशिया, जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक विल्हेल्म IV। तो यहाँ पर ये सभी मेंबर्स जाते हैं किंग ऑफ प्रशिया के पास और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं और क्राउन ऑफर करते हैं जर्मन नेशन का। वो उन्हें कहते हैं कि आप जर्मन नेशन के राजा बन जाइए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? किंग ऑफ प्रशिया इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पावर्स को लिमिट किया जाए। और फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं बाकी के मोनार्क्स को टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और यही सबसे पहला रीजन बन जाता है जिसके वजह से फेलियर होता है आगे चलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए जर्मन नेशन में। लेकिन बिना मोनार्क के कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया जाता? यहाँ पर कोई भी मोनार्क नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो और उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाए। इसीलिए ये सभी मोनार्क्स खिलाफ हो जाते हैं पार्लियामेंट के, और जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाती है जर्मन नेशन में, और उसी के वजह से पार्लियामेंट की पावर्स खुद में लिमिटेड हो जाती हैं और पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके हाथ में कंप्लीटली नहीं आ पाती है। और इसीलिए ये सबसे पहला रीजन था जिसके वजह से फेलियर होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। अब इसके बाद दूसरा रीजन क्या था? एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का ऑपोजिशन। हमने पहले भी ये पढ़ा है हमारे लेक्चर्स में कि कैसे एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थी वो हमेशा मोनार्की को ही सपोर्ट करती थी, क्योंकि मोनार्की के वजह से एरिस्टोक्रेसी पावरफुल थी, डोमिनेंट थी पूरी ही सोसाइटी में, और एरिस्टोक्रेसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था मोनार्की के वजह से, और साथ ही साथ राजाओं का भी बहुत बेनिफिट होता था एरिस्टोक्रेसी के वजह से, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट थी, रिसोर्सफुल थी, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। इसीलिए मोनार्की के लिए एरिस्टोक्रेसी फायदेमंद थी और एरिस्टोक्रेसी के लिए मोनार्की फायदेमंद थी। और इसी वजह से एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग नहीं चाहते थे कि मोनार्की हटे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो, और वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा नहीं थे, मिडिल क्लास के लोग पार्लियामेंट का हिस्सा थे। इसीलिए भी एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर अपोज करती है इलेक्टेड असेंबली को, जिसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है असेंबली को, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज होते ही नहीं हैं जो कि एरिस्टोक्रेसी के पास होते हैं। उसके बाद मिलिट्री भी अपोज
करती है यहाँ पर इलेक्टेड असेंबली को, क्योंकि मिलिट्री भी सपोर्ट करती थी मोनार्की को, राजा को, और साथ ही साथ मिलिट्री को कुछ ऐसे रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लग रहे थे जो कि पार्लियामेंट लाना चाहती थी जर्मन रीजन्स में। और इसी ऑपोजिशन के वजह से भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का डिक्लाइन होता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर हो जाता है, क्योंकि बिना मिलिट्री के और बिना एरिस्टोक्रेसी क्लास के सपोर्ट के वो बहुत ज्यादा वीक होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे पूरे ही यूरोप में। तो दूसरा रीजन क्या था? एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का ऑपोजिशन। इसके बाद थर्ड रीजन क्या था यहाँ पर फेलियर का? ये जो असेंबली थी, ये जो इलेक्टेड असेंबली थी, ये मिडिल क्लासेस द्वारा डोमिनेटेड थी। मतलब इस असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो ज्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और जब मैं कहती हूँ मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब कि वो इलीट मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जैसे कि रिच प्रोफेशनल्स, रिच आर्टिशंस, वो सभी लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे पार्लियामेंट के। तो यहाँ पर मिडिल क्लास का डोमिनेशन था और अब धीरे धीरे वो अपनी मनमानी कर रहे थे और साथ ही साथ वो रेजिस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और इग्नोर कर रहे थे वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड्स को। तो जो कॉमन लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो स्मॉल वर्कर्स थे, स्मॉल आर्टिशंस थे, वो जो सपोर्ट करते थे मिडिल क्लास के लोगों को, जिन्होंने सपोर्ट किया था मिडिल क्लास के लोगों को उनके रेवोल्यूशन में, उनके मूवमेंट में, उन्हीं लोगों के डिमांड्स को अब रेजिस्ट कर रहे थे, उन्हीं की डिमांड्स का विरोध कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग जो कि असेंबली का हिस्सा थे। और इसी वजह से अब जो वर्कर्स थे, स्मॉल आर्टिशंस थे, जो कॉमन लोग थे, जो पहले सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट को, मूवमेंट्स को, रेवोल्यूशंस को, वो सभी लोग अब पीछे हट रहे थे। अब वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे मिडिल क्लास के मेंबर्स को, जिन्होंने मिलकर पार्लियामेंट को क्रिएट किया था, पार्लियामेंट को फॉर्म किया था। और इसी वजह से जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, वो इरोड हो रहा था। सोशल बेसिस का मतलब जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो सोशल ग्रुप्स थे सोसाइटी के, जैसे वर्कर्स, आर्टिशंस, लोअर क्लास के लोग, वो जो सोशल बेसिस थे पार्लियामेंट के, जो सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट को, वो सभी लोग अब पीछे हट गए थे। अब वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे असेंबली को, क्योंकि असेंबली के लोग अब उनकी डिमांड्स को नहीं मान रहे थे, उनकी डिमांड्स को वो इग्नोर कर रहे थे, जिसके वजह से ये जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, वो इरोड हो रहा था। इरोड का मतलब क्या होता है? कमजोर पड़ रहा था, वीक पड़ रहा था, कम होते जा रहा था। और इसी के वजह से अब जो पार्लियामेंट थी, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, वो अब वीक हो चुका था, कमजोर हो चुका था, क्योंकि कोई भी और उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। सभी के सभी राजा उनके खिलाफ थे। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी क्लास और मिलिट्री ग्रुप भी उनके अपोजिशन में थे। उसके साथ साथ अब जो वर्कर्स थे, जो स्मॉल आर्टिशंस थे, जो कॉमन लोग थे, जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, वो सब लोग भी अब ऑपोजिशन में आ चुके थे पार्लियामेंट के। और इस वजह से पार्लियामेंट अब और ज्यादा कमजोर हो चुका था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया उन सभी राजाओं ने जो कि ऑपोजिशन में थे टू द इलेक्टेड असेंबली। उन्होंने जब देखा कि अब पार्लियामेंट बहुत कमजोर हो चुका है, कोई भी ग्रुप पार्लियामेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उनके लिए लड़े, प्रोटेस्ट करे, मूवमेंट करे, तो वो इसी बात का फायदा उठाते हैं, इसी टाइमिंग का वो फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर किंग्स क्या करते हैं? वो ट्रूप्स भेज देते हैं, मतलब कि आर्मी को भेज देते हैं, मिलिट्री को भेज देते हैं और जबरदस्ती असेंबली को डिसबैंड कर देते हैं। डिसबैंड का मतलब क्या होता है? रिमूव कर देते हैं, तोड़ देते हैं वो नेशनल असेंबली को, क्योंकि कोई भी उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिसबैंड हो जाती है असेंबली, मतलब कि टूट जाती है नेशनल असेंबली, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, एफर्ट्स के बाद बनी होती है 1848 में। और इस वजह से यहाँ पर फेलियर हो जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। तो वो क्या क्या रीजंस थे जिनके वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर होता है? सबसे पहले तो सभी मोनार्क्स यहाँ पर अपोज करते हैं इलेक्टेड असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री भी अपोज करती है असेंबली को, और क्योंकि ये पूरी असेंबली मिडिल क्लास द्वारा डोमिनेटेड होती है, इसीलिए वर्कर्स, आर्टिशंस और कॉमन लोग भी अब पीछे हट जाते हैं और सपोर्ट नहीं देते हैं मिडिल क्लास के मेंबर्स को, जिसके वजह से जो सोशल बेसिस होता है पार्लियामेंट का वो कम हो जाता है, एरोड हो जाता है। और इसी कमजोरी का राजा फायदा उठाते हैं और ट्रूप्स भेज देते हैं और साथ ही साथ असेंबली को हटा देते हैं, डिसबैंड कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक, जिसका नाम था फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो सभी रीजंस अच्छे से समझ आ गए होंगे जिनके वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फेलियर हुआ और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हमेशा के लिए डिसबैंड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है द लिबरल मूवमेंट विमेन्स रोल। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और साथ ही साथ पिछले पेज में सोर्स सी के थ्रू भी इसके बारे में दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं विमेन के रोल को इन लिबरल मूवमेंट। महिलाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सभी रेवोल्यूशंस में, सभी मूवमेंट्स में, सभी लिबरल मूवमेंट्स में जो कि इतने सालों तक यूरोप में हुए, नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए। तो विमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लिबरल मूवमेंट्स में और साथ ही साथ रेवोल्यूशंस में। स्पेशली ये जो मूवमेंट था जो कि लिबरल्स ने किया था जर्मन रीजन्स में, यहाँ पर भी महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल रहा था, बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे महिलाओं ने निभाई थी। तो लार्ज नंबर्स ऑफ विमेन ने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली लिबरल मूवमेंट में, जो कि ओवर द इयर्स इतने सालों तक चलते जा रहे थे नेशनलिज्म के लिए। अब कैसे महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लिबरल मूवमेंट में? सबसे पहले तो महिलाओं ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म किया। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को या पॉलिटिकल ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे थे, महिलाएं भी एक्टिवली आगे बढ़कर अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म कर रही थी, पॉलिटिकल पावर के लिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं न्यूज़पेपर्स को भी फाउंड कर रही थी ताकि वो महिलाओं के ओपिनियंस को, उनके व्यूज को व्यक्त कर सके न्यूज़पेपर्स के थ्रू, उनके सेंटिमेंट्स को, नेशनल सेंटिमेंट्स को वो भी एक्सप्रेस कर सके न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो यहाँ पर महिलाएं अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म करती हैं और साथ ही साथ अपनी खुद के न्यूज़पेपर्स को भी वो फाउंड करती हैं ताकि वो नेशनलिज्म के आइडिया को और अच्छे से अपने तरीके से भी स्प्रेड कर सके यूरोप में। इसी के साथ साथ महिलाएं पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी एक्टिवली हिस्सा लेती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं रेवोल्यूशनरीज द्वारा, लिबरल्स द्वारा, उन मीटिंग्स में महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं, वो भी उसमें पार्ट लेती हैं। और साथ ही साथ जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, मतलब जो भी प्रोटेस्ट होते हैं यूरोप में, जो भी प्रोटेस्ट किए जाते हैं लिबरल मूवमेंट में, उन प्रोटेस्ट में, उन डेमोन्स्ट्रेशंस में भी महिलाएं हिस्सा लेती हैं। आप जितनी भी पुरानी पेंटिंग्स देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशंस की, प्रोटेस्ट की, उनमें आपको पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी दिखेंगी, क्योंकि उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था डेमोन्स्ट्रेशंस में, प्रोटेस्ट में। तो यहाँ पर महिलाओं ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म किया, न्यूज़पेपर्स को फाउंड किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लिया और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशंस में भी उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया। और इन्हीं तरीकों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट में, जो कि इतने सालों तक चलते रहे यूरोप में। लेकिन बावजूद उनके एफर्ट्स के, बावजूद इस बात के कि महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट में, एसोसिएशंस को फॉर्म किया, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया, इन सभी एफर्ट्स के बावजूद महिलाओं को कभी भी सफरेज राइट्स नहीं दिए गए थे। सफरेज राइट्स का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स हमेशा उनको डिनाई किए गए, मतलब कभी भी उनको उस वक्त सफरेज राइट्स नहीं दिए गए। अगर हम बात करें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। आप सबको याद होगा पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था
कि जब सभी मेंबर्स इकट्ठा होते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस के, तो वो सभी मिलकर वोट करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। लेकिन उस वोटिंग में सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, महिलाएं वहां पर हिस्सा नहीं लेती हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे वो भी सिर्फ पुरुष ही थे, महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनी थी। तो यहाँ पर इस मूवमेंट में भी सफरेज राइट्स नहीं दिए गए थे महिलाओं को। अब ऐसा क्यों था कि महिलाओं को सफरेज राइट्स नहीं दिए गए, उनको ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, असेंबली में पार्टिसिपेट करें? ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय लोगों की सोच बहुत ज्यादा अलग थी। तब लोगों का ये मानना था कि महिलाओं को सिर्फ घर में रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ प्राइवेट स्फीयर में रहना चाहिए, पब्लिकली इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पावर महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ पुरुषों के पास ही होनी चाहिए। तो इस सोच की वजह से उस समय सफरेज राइट्स नहीं दिए गए थे महिलाओं को। और इसी सोच का एक उदाहरण यहाँ पर आपके चैप्टर में दिया गया है सोर्स सी के इस सेक्शन के थ्रू। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ही एक मेंबर का, जो कि एक इलेक्टेड मेंबर थे, उन्हीं का ही व्यू दिया गया है, उन्हीं की एक स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिनका नाम था कार्ल वेल्कर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नेचर ने मेन और विमेन को काफी ज्यादा अलग अलग फंक्शंस दिए हैं। मैन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, बोल्ड होता है, ज्यादा फ्री होता है। मेन को प्रोटेक्टर बनाया जाता है फैमिली का, वो प्रोटेक्टर होते हैं फैमिली के, वो प्रोवाइडर होते हैं फैमिली के। उनको पब्लिक टास्क परफॉर्म करने चाहिए, जैसे कि लॉ में उनको होना चाहिए, प्रोडक्शन में उनको होना चाहिए, डिफेंस में उनको होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें विमेन की, तो विमेन क्या होती हैं? वो वीक होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ऑफ अ मैन। इसीलिए महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इन डिफरेंसेस को समझने के बाद भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे डिफरेंसेस के साथ, तो उससे क्या होगा? उस इक्वालिटी के वजह से क्या होगा? हम एंडेंजर कर देंगे हार्मनी को और डिस्ट्रॉय कर देंगे डिग्निटी को ऑफ द फैमिली। मतलब कि हम डेंजर में डाल देंगे फैमिली की हार्मनी को, फैमिली की पीस को, और फैमिली की डिग्निटी को, फैमिली की रिस्पेक्ट को। इसीलिए महिलाओं को घर में रहना चाहिए और पुरुषों को पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसी ही सोच के वजह से उस समय महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, महिलाओं को ये परमिशन नहीं दी गई थी कि आप परफॉर्म करिए कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पब्लिक टास्क को, या फिर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए असेंबली में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला ने इसका विरोध नहीं किया, उस समय आवाज नहीं उठाई, ऐसा नहीं है। एक महिला का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिनका नाम है लुई ऑटो पीटर्स। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन को भी फॉर्म किया था। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट वो सभी लोग होते हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों के इक्वल राइट्स की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, उन सभी को फेमिनिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर लुई ऑटो पीटर्स ने एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन को फॉर्म किया था, न्यूज़पेपर को फाउंड किया था, जिसकी मदद से महिलाएं अपने व्यूज को भी आगे रख सके, एक्सप्रेस कर सके, और उन्होंने अपोज किया था ऐसी ही सोच को। तो महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी, काफी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद जाकर कई सालों बाद महिलाओं को राइट्स मिले वोट करने के। लेकिन अगर हम बात करें 1848 के पीरियड की, तो उस समय इस लिबरल मूवमेंट में महिलाओं को सफरेज राइट्स नहीं दिए गए, ऐसी ही सोच के वजह से, व्यू पॉइंट्स के वजह से। अब आप सबको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इस पेंटिंग को पढ़ा था, जहां मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कन्वीन किया गया था चर्च ऑफ सेंट पॉल में, क्योंकि ये जो चर्च था बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे ये सभी लोग कौन थे? ये थे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, जो कि मीटिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट गैलरी में अगर आप देखें, टॉप पर यहाँ पर अगर आप देखें, तो कुछ लोग हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो चलिए समझ लेते हैं इन लोगों के बारे में। यहाँ पर लेफ्ट गैलरी में ऊपर के तरफ आगे जो लोग बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसके? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, मतलब ये सभी पुरुष हैं। लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। यहाँ पर कौन खड़ी है? महिलाएं खड़ी हैं। और यहाँ पे महिलाएं क्यों खड़ी हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर बुलाया गया है ऑब्जर्वर्स के तरह,
मतलब कि यहाँ पर महिलाओं को अलाउ किया गया है कि वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हिस्सा ले, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वर के तरह, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के तरह जो खड़े रहे और सिर्फ ऑब्जर्व करे। वो सिर्फ देखे कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ सुने कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन वो खुद कुछ बोल नहीं सकते, वो खुद कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे खड़े होकर। तो यहाँ पर महिलाओं को भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तरह, और खड़ा कर दिया जाता है विजिटर्स गैलरी में बिल्कुल ऊपर पीछे की तरफ। तो अब हमारी ये पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और हम ये समझ चुके हैं कि कैसे महिलाओं को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन उनको कोई भी पावर नहीं दी गई, उनको कोई भी राइट या अधिकार नहीं दिए गए वोट करने के असेंबली में। लेकिन अगर हम उनके रोल की बात करें तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लिबरल मूवमेंट में और उन सभी मूवमेंट्स में जो कि यूरोप में हुए। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक, जिसका नाम था द लिबरल मूवमेंट विमेन्स रोल, भी यहीं पर खत्म होता है। तो इसी के साथ हमने ये दोनों ही टॉपिक्स आज के कंप्लीट कर लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।